नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है पारिभाषिक शब्दावली, जो कि बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के सिलेबस का हिस्सा है। आज के इस व्याख्यान में हम पारिभाषिक शब्दावली के विविध आयामों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ, उसका स्वरूप, उसकी विशेषताएं और पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया, साथ में हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया और भारत में पारिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण के लिए जो संप्रदाय विकसित हुए उनके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम हिंदी के कुछ पारिभाषिक शब्दों पर भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसी बीच सबसे पहले हम पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ समझ लें। सामान्यतः पारिभाषिक शब्दावली के पहले हम देखते हैं कि शब्दावली के पहले एक विशेषण लगा हुआ है पारिभाषिक। पारिभाषिक शब्दावली का एक सामान्य अर्थ यह होता है कि ऐसे शब्द जिनकी एक परिभाषा निश्चित की गई हो, जिनका एक स्वरूप निश्चित किया गया हो या एक अर्थ निश्चित कर दिया गया हो। जैसे भारत में पारिभाषिक शब्दावलियों को विकसित करने वाले एक चर्चित विद्वान डॉक्टर रघुवीर की एक परिभाषा है कि जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। कहने का मतलब यह है, परिभाषा का मतलब ही यह होता है कि हम किसी चीज़ की एक निश्चित अर्थ गढ़ देते हैं या एक निश्चित अर्थ जो है दे देते हैं। तो पारिभाषिक शब्द का भी सामान्य अर्थ यह है कि ऐसे शब्द जिसका हम एक निश्चित क्षेत्र विशेष तक सीमित कर देते हैं और एक निश्चित अर्थ निर्धारित कर देते हैं। इस अनुसार हम देखते हैं कि शब्दावली दो प्रकार की होती हैं, एक सामान्य शब्दावलियाँ और दूसरा पारिभाषिक शब्दावलियाँ। सामान्य शब्दावलियों का मतलब यह है जो कि किसी भी भाषा के गुण हैं। आप किसी भी भाषा में देखेंगे तो मूलतः दो प्रकार की शब्दावलियाँ होती हैं, एक सामान्य शब्दावलियाँ, एक पारिभाषिक शब्दावलियाँ। सामान्य शब्दावली का मतलब यह है कि वह शब्दावली जिसमें आम जन लोग बातचीत करते हैं या हमारे भाव और विचारों को अवगत करने के माध्यम हैं, जो यानी कि जिनका एक निश्चित अर्थ सीमित नहीं कर दिया गया है। उन शब्दों का हम विविध आयामों में अलग अलग तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई भी सामान्य व्यवहारिक जीवन का कोई भी शब्द ले लीजिए, उसका हम देखते हैं कि कई तरह से अलग अलग तरह से उन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली में मूल अंतर यह है कि पारिभाषिक शब्दावली किसी क्षेत्र विशेष, किसी विज्ञान, तकनीकी या विद्या शाखाओं से, अनुशासन से जोड़ दी जाती है, जिसका एक निश्चित अर्थ हो जाता है। वह उस शाखा में जाकर एक निश्चित अर्थ ग्रहण कर लेती है, जिसका प्रयोग हम उस सीमित अर्थ में ही करते हैं। तो सामान्यतः पारिभाषिक शब्दावली जो है वो एक मानकीकृत प्रक्रिया के तहत उसका एक निश्चित अर्थ निर्धारित किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली की अपनी जो विशेषता है, कुछ लोग सामान्यतः ये कहते हैं कि ज्ञान, विज्ञान या किसी विद्या शाखा विशेष की शब्दावलियों को हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। वो भी दूसरे अर्थ में सही बात है, क्योंकि किसी ज्ञान, विज्ञान या किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त शब्दावली को हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। उसका उस क्षेत्र में एक विशेष अर्थ होता है, चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र का लें, संचार के क्षेत्र का लें या प्रशासनिक क्षेत्र की कोई शब्दावली लें। उनकी सार्थकता उस क्षेत्र विशेष में ही होती है। पारिभाषिक शब्दों की एक मूल विशेषता यह भी है कि उसका उस क्षेत्र विशेष में ही अर्थ निर्धारित होता है। उस क्षेत्र विशेष से बाहर उसका अर्थ हम नहीं निकाल सकते, या बिल्कुल कहें कि संभव नहीं होता है। एक तरह से वह सीमित कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि शब्दों को एक सीमित संदर्भों में ढाल देना, एक सीमित अर्थ भर देना पारिभाषिक शब्द कहलाता है, और जिसका संबंध किसी क्षेत्र विशेष, किसी ज्ञान, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या किसी विद्या शाखा विशेष से ही जिसका संबंध होता है और उसमें एक निश्चित अर्थ होता है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो पारिभाषिक शब्दावली होती है वह मूलतः अभिधागत अर्थ ही निश्चित किया जाता है। आप कोई भी तकनीकीगत शब्द देखेंगे, चाहे पारिभाषिक हो, अर्ध पारिभाषिक हो या अपरिभाषिक हो, वो मूलतः अभिधागत ही शब्द होगा, यानी कि उसका एक ही अर्थ निकलेगा, बहु अर्थ ही नहीं होगा। अभिधा का मतलब यह है कि भाषा की तीन शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। सामान्य जन में अभिधा शब्द शक्ति का ही प्रयोग मूलतः होता है। कई बार हम व्यंग करते हैं या मुहावरों में बात करते हैं तो अभिधा
के साथ साथ लक्षण और व्यंजना का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्यतः आमजन अभिधा शब्द शक्ति का ही प्रयोग करता है, यानी कि सामान्य कथन ही कहता है। साहित्य में लक्षण और व्यंजना का विशेष प्रयोग है। भाषा को सृजनात्मक बनाने के लिए या चमत्कारिक बनाने के लिए, उसको विस्तृत आधार देने के लिए हम लक्षण और व्यंजना का प्रयोग करते हैं। लेकिन तकनीकी शब्दों में और ख़ासकर पारिभाषिक शब्दावली में हम लक्षण और व्यंजना के प्रयोग से बचते हैं। लक्षण और व्यंजना का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ होता है, एक तरह से अर्थ संकुचित किया जाता है पारिभाषिक शब्दावलियों का, जो कि एकमात्र अर्थ देने वाली होती हैं। अगर पारिभाषिक शब्दावलियों का एक से अधिक अर्थ होगा तो वह उसकी जो है लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए बनाई जाती है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में निरर्थक हो जाएगी। उदाहरण के रूप में जैसे सृजनात्मक साहित्य और तकनीकी की भाषा में मूल अंतर यह होता है कि साहित्य की भाषा जो होती है वो कलात्मक होती है। वह जितना बहुअर्थी होगी या जितना जो है अव्यक्त होगी, वह उतनी अच्छी मानी जाती है, उतना ही ज़्यादा सार्थक मानी जाती है। लेकिन विज्ञान की, तकनीकी की या सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा ऐसी होती है कि जो जितना स्पष्ट अर्थ कहती है वो उतनी ही अच्छी मानी जाती है, उतनी ही सार्थक मानी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक विशेष सूक्ष्म अर्थ को ही निर्धारित करती है। साथ में इसका बिल्कुल स्पष्ट अर्थ होता है, बहुअर्थी जो है शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता है, और यह एक विशेष अनुशासन से या क्षेत्र विशेष से जुड़ी होती है, जिसमें इसकी सार्थकता होती है। उसके बाहर इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण क्यों पड़ा? पारिभाषिक शब्दावली का एक अर्थ यह भी है कि भाषा की एक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, एक तरह से हम कहें। पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब हमारे ज्ञान विज्ञान का, सूचना प्रौद्योगिकी का दौर आया और दुनिया बहुत तेज़ी से विकास करने लगी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो बहुत सारी संकल्पनाएं या बहुत सारे खोज ऐसे हुए जिनके लिए किसी एक भाषा विशेष में उस तरह के शब्द नहीं थे या तकनीकीगत शब्द नहीं थे। इसलिए किसी भाषा को उस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को हम एक तरह से पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। अब यह ज़रूरी नहीं है कि सूचना प्रौद्योगिकी का क्या है कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे देश हैं। अब मान लीजिए कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी अलग देश में या किसी अलग भाषाई देश में कोई खोज होती है या कोई नई चीज़ विकसित होती है, तो उस भाषाई क्षेत्र के लोग अपनी भाषा के अनुसार उसका एक नाम देते हैं, नामकरण करते हैं। तो वह ज्ञान विज्ञान अगर किसी दूसरे देश में जाती है तो उस देश के लोग अपनी भाषा के अनुकूल कुछ शब्द गढ़ते हैं या अपने भाषा के शब्दों का अनुकूलन करते हैं, जिसे हम पारिभाषिकरण एक तरह से कहते हैं कि वहाँ के शब्दों के अपनी भाषा को पारिभाषिक शब्दों में ढालते हैं। एक समान चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि भाषा मूलतः एक यादृच्छिक व्यवस्था है। यादृच्छिक का मतलब यह है कि भाषा कहीं ऊपर से बनकर नहीं आती है, यह मनुष्य द्वारा निर्मित है, मनुष्य और समाज द्वारा ही निर्मित व्यवस्था है। यादृच्छिक का सामान्य अर्थ होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार बनाई गई, या मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार बनाया है भाषा को। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे हमारे सामने जैसे कुर्सी है, कुर्सी के लिए हिंदी में अलग शब्द है, अंग्रेजी में अलग शब्द है, दुनिया के अलग अलग भाषाओं में अलग शब्द है। वो अलग अलग शब्द इसलिए हैं क्योंकि यहाँ के लोगों ने पहले उसका कोई नाम निर्धारित नहीं था। शुरुआती दौर में यहाँ के लोगों ने कहा कि इस आकार की वस्तु को हम कुर्सी कहेंगे। इसी तरह अंग्रेज़ों ने कहा कि इस आकार की वस्तु को हम चेयर कहेंगे। अपनी अपनी भाषा में लोगों ने अलग अलग नाम दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि भाषा मूलतः यादृच्छिक प्रक्रिया है, यादृच्छिक व्यवस्था है। इसी वजह से कि किसी भी दुनिया के किसी भी देश में जब नए ज्ञान विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी किसी भी क्षेत्र में नई चीज़ें जब निर्मित होती हैं, नए खोज होते हैं, तो उसका एक निश्चित नाम उस भाषा के लोग देते हैं, और जब वह दुनिया के और अन्य देशों में जाती है, फैलती है, तो वहाँ के लोग भी उसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जिसकी चर्चा अभी मैं करूँगा कि कैसे करते हैं। पारिभाषिकरण जब किया जाता है, पारिभाषिक शब्द बनाया जाता है, तो कैसे बनता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। मूल बात एक और है कि पारिभाषिक शब्द जो होते हैं
वह मूलतः मानक शब्द होते हैं। यानी कि कोई भी पारिभाषिक शब्द होगा तो वह एक मानकीकृत शब्द होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी भाषा का एक बहुत अप्रचलित शब्द हो और उसको जो हम पारिभाषिक शब्द बना दें। मानकीकरण को थोड़ा सा जान लें कि क्योंकि पारिभाषिक शब्दों से जुड़ा हुआ है, बिना मानकीकृत शब्दों के पारिभाषिक शब्द बन नहीं सकते। मानकीकरण की प्रक्रिया ये होती है कि किसी भी एक वस्तु के लिए या किसी भी एक बात के लिए कई शब्द प्रचलित होते हैं। हिंदी में खासकर तो बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं। हिंदी क्योंकि बहुत सारी बोलियों से लगभग 22 बोलियों से मिलकर बनी है, इसलिए इसमें अलग अलग बोलियों के बहुत सारे शब्द, एक ही बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे में भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया ज़रूरी हो जाती है और मानकीकरण उन शब्दों का ही फिर पारिभाषिक शब्दों में ढाला जाता है उन्हें। तो मानकीकरण की प्रक्रिया के 3 आयाम होते हैं। पहला कि एक शब्द का चुनाव करना, यानी कि बहुत से प्रचलित बहुत सारे शब्दों के बीच से एक किसी शब्द का चुनाव करना जिसका प्रयोग व्यापक अर्थों में या व्यापक धरातल तक होता है। यानी कि एक तरह से हम कहें कि विविध रूपों को, किसी भी एक शब्द के विविध रूपों को कम करना। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया यह होती है कि हम एक शब्द के विविध रूपों में से किसी एक रूप का चुनाव किए। दूसरी प्रक्रिया यह होती है कि उसका व्यापक स्तर पर प्रचार करना या व्यवहार में प्रयोग करना। कोई भी भाषा हो, कोई भी शब्द हो, अगर उसे व्यापक स्वीकृति नहीं मिली है या वह व्यापक जनों में प्रचलित नहीं है तो वह शब्दकोश का हिस्सा नहीं बनती है या वह मानकीकृत या मानक शब्द नहीं बन पाती है। तीसरी प्रक्रिया होती है शैलीकरण करना, कि हमने शब्द का चुनाव कर लिया, बहुत सारे शब्दों में से एक शब्द का, मानक शब्द का चुनाव कर लिया, उसको व्यापक जन के ज्ञान विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्रों में उसका प्रयोग भी हमने प्रयोग के लिए भी हमने भेज दिया। उसके बाद ये देखते हैं कि वह व्यापक जन में प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग स्वीकृत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उसका हम शैलीकरण कर देते हैं। इस तरह से कोई भाषा जो है, कोई शब्द जो है मानकीकृत हो जाता है और वह हमारे शब्दकोश का, डिक्शनरी का हिस्सा बन जाता है। तो यह तो रहा मानकीकरण की प्रक्रिया। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण मूलतः दुनिया में 2 तरह से होता है। पहला तो होता है कि प्राकृतिक विकास प्रक्रिया होता है, नेचुरल। जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक विकास प्रक्रिया का मतलब यह है कि कोई भी नई खोज या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी नई संकल्पना हो, उसका विकास करने वाला ही जब उसका नामकरण करता है तो उसे हम प्राकृतिक विकास प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए भारत में कोई खोज होती है, हिंदी भाषी कोई नया खोज करता है तो उसका एक नाम देता है अपने अनुसार, तो वो जो मूल नाम है उसको हम प्राकृतिक विकास प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हिंदी साहित्य में कुछ आलोचकों ने नई स्थापनाएं दी, नई संकल्पनाएं रखी, आलोचना के प्रतिमान रखे, तो उसका नामकरण इन्होंने अपने अनुसार रखा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है विरुद्धों का सामंजस्य, लोक मंगल की साधनावस्था, लोक मंगल की सिद्धावस्था। और भारतीय काव्यशास्त्र में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, सहृदय है, अस्थाई भाव है, इस तरह के जो शब्द हैं वो साहित्य के पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं। तो क्योंकि ये अब हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में ही विकसित हुई, इनका नामकरण जो है यहाँ के लोगों ने, जिन्होंने इनकी अवधारणा विकसित की, उन्होंने इसका नामकरण किया, तो इसको हम प्राकृतिक विकास प्रक्रिया कहेंगे। दूसरा होता है कि नियोजित विकास प्रक्रिया। मान लीजिए कि कोई ज्ञान विज्ञान की या किसी क्षेत्र विशेष की कोई जो है नई संकल्पना किसी दूसरे देश में विकसित होती, या हिंदी भाषी क्षेत्र में कहें या किसी विदेश में, यूरोप में विकसित होती है, तो वहाँ के लोग तो उसका अपने अनुसार नामकरण कर दिए। लेकिन जब वह किसी और देश में जाती है जो कि उस भाषा क्षेत्र से अलग देश है, तो वहाँ के लोग उसका एक अपनी भाषा के अनुसार नामकरण करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि माध्यम भाषा जो है, जैसे भारत में मान लीजिए कि अंग्रेज़ी में कोई खोज हुआ तो उसका जो नाम है अंग्रेज़ी भाषा में जो नामकरण किया गया है, अगर हम उस चीज़ को, उस संकल्पना को अपने यहाँ ज्ञान विज्ञान का माध्यम बनाएंगे और यहाँ माध्यम भाषा मान लीजिए कि ज्ञान अर्जन की हिंदी है, तो हिंदी ज्ञान अर्जन की भाषा है, ऐसे में हम उसका हिंदीकरण करते हैं। उस शब्द के लिए हम हिंदी भाषा का कोई उपयुक्त शब्द ढूंढते हैं
उसका हम नियोजन करते हैं, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसके कई आयाम हैं। उस पर मैं चर्चा करूंगा कि यह नियोजित जो पारिभाषिक शब्द विकसित होती है उसके क्या क्या चरण होते हैं, कैसे नियोजन होता है। तो मूलतः ये दो संकल्पनाएं हैं। हिंदी में जो तकनीकी शब्दावली के निर्माण की जो प्रक्रिया रही वह मूलतः 1961 ईस्वी में DS कोठारी की अध्यक्षता में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, भारत सरकार के तहत भारत सरकार ने किया, जिसका काम है कि भारत में जितनी मूल भाषाएं हैं, खासकर जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, तो उनमें उनको ज्ञान विज्ञान के माध्यम की भाषा बनाने के लिए इन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग शब्दावलियाँ विकसित करता है। उसके कुछ सिद्धांत हैं जिसके अनुसार वह ज्ञान विज्ञान की तमाम शब्दावलियों को अपने यहाँ की पारिभाषिक शब्दावली में ढालता है। तो उसका काम यह है, जिसकी कई जो है सदस्य होते हैं, विद्वज्जन होते हैं, भाषाविद होते हैं, जो मिलकर यह काम करते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग होते हैं। हिंदी में यह काम जो है, जो प्रक्रिया है, वो कई चरणों के तहत पूरी होती है। जैसे कि एक सामान्य प्रक्रिया है कि मान लीजिए कोई सबसे सामान्य जो पहल होती है कि मान लीजिए कि कोई नई खोज होती है किसी अन्य भाषा में और वह हमारे देश में आती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हिंदी में सबसे पहले यह देखते हैं कि उस बात को कहने के लिए जो अवधारणा है, जो नई संकल्पना है, उसके लिए हमारे शब्दकोशों में कोई ऐसा शब्द है कि नहीं है जो उस बात को मूल रूप में कह सके। सबसे पहले यह ध्यान देना होता है कि कोई पारिभाषिक शब्द हम जब गढ़ते हैं, जब बनाते हैं, तो सबसे पहले यही ध्यान देते हैं कि जो बात हमें कहनी है, जिस अवधारणा को, जिस कॉन्सेप्ट को हमें उसके माध्यम से अभिव्यक्त करना है, वह पूरी तरह से सक्षम है कि नहीं है। तो वह सबसे पहले हम अपनी भाषा में तलाशते हैं कि क्या पता पहले से ही कोई ऐसा शब्द हो हमारी डिक्शनरी में, हमारे शब्दकोश में, जो उस बात को कहने में सक्षम हो। अगर इस तरह उसमें क्या करता है भाषाविद, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, या तो कोई ऐसा शब्द है जो पूरी तरह सक्षम नहीं है, कुछ तो अपनी बात कहने में सक्षम है, उस अवधारणा को अभिव्यक्त करने में सक्षम है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। ऐसे में क्या करते हैं कि उसका अर्थ विस्तार करते हैं, अपने यहाँ की डिक्शनरी में उसके करीबी शब्द ढूंढते हैं और उसका अर्थ विस्तार करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे बिजली है, आकाशवाणी है या विमोचन है, इस तरह के शब्द हैं जो यहाँ संक्षिप्त एक सीमित अर्थ में ही प्रयोग होते रहे, लेकिन जब पारिभाषिक शब्द ने इनको ढाला गया तो अर्थ विस्तार कर दिया गया। जैसे बिजली को जो हम भौतिक विज्ञान से जोड़ दिए, आकाशवाणी को जैसे हमारे यहाँ पुराणों में जो है, पूरा कथाओं में आकाशवाणी का मतलब ये होता है कि आसमान से कोई बात जब कही जाती थी देवताओं के समय में, वहाँ कोई बात आसमान से एकाएक कही जाती थी, उसको आकाशवाणी कहा जाता था। हमारे यहाँ जो है आकाशवाणी यानी कि रेडियो से जो बातें आती थी, इस चैनल से आती थी, उसको आकाशवाणी कहा गया। दूसरा क्या करते हैं कि कोई ऐसा शब्द हमारे यहाँ जो विस्तृत अर्थ में प्रयोग होता हो, उसका हम एक सीमित अर्थ में प्रयोग कर देते हैं, किसी एक ज्ञान विज्ञान की किसी शाखा से जोड़ देते हैं, तो उसका अर्थ सीमित हो जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे संसद है, जनगणना है। पुराने समय में संस्कृत में खासकर संसद का मतलब किसी भी प्रकार के सभा को संसद कहा जाता था, लेकिन उसको हम अपने यहाँ के प्रशासन व्यवस्था से जोड़ दिए तो संसद का मतलब हो गया कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के संयुक्त रूप को हम संसद कहने लगे। जनगणना भी ऐसे था, पहले सामान्य जनों की गणना करना जनगणना कहलाता था, लेकिन भारत सरकार के उपक्रम में जब वैधानिक रूप से जो है, औपचारिक रूप से पूरी जनता का जो संख्याओं की गिनती होती है उसको हम जनगणना कर दिए, यानी कि अर्थ संकोच कर दिए। इन दोनों से अगर काम नहीं चलता है, तीसरी प्रक्रिया अपनाई जाती है कि नए शब्दों का निर्माण करके, अगर हमारे यहाँ के शब्दकोश में, हमारी भाषा के शब्दकोश में नहीं होता है तो हम नए शब्दों की रचना करते हैं। नए शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि का प्रयोग करके हम नए शब्द रचते हैं। अभी मैं आगे संप्रदायों पे संक्षिप्त चर्चा करूँगा कि वो संप्रदाय कौन कौन से हैं जो इस तरह के जो शब्दावलियों का निर्माण करते थे, नए शब्दों की रचना करते थे, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखते थे।
शब्द रचना में जैसे संकाय हो गया, सर्वहारा हो गया, परियोजना हो गया, इंजीनियर का अभियंता हो गया, इस तरह के नए शब्दों की रचना, दूरदर्शन हो गया। ये सब क्या है कि हमारे हिंदी भाषा के, मैं मूलतः बता रहा हूँ कि यहाँ के जो हिंदी भाषा के जो शब्द, पारिभाषिक शब्द निर्मित किए गए, आपके सिलेबस में जो लगा है वह मूलतः हिंदी के पारिभाषिक शब्दों की चर्चा करनी है, इसलिए हिंदी के पारिभाषिक शब्दों पर ज़्यादा बलाघात है मेरा। शब्द एक तो जो है क्या, शब्द अर्थ विस्तार करके, अर्थ संकोच करके। तीसरा क्या है, नए शब्दों का निर्माण करके, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास आदि का प्रयोग करते हुए। तीसरा क्या है, भाषिक अनुवाद का प्रयोग करके, जिसका सबसे अधिक प्रयोग हमारे हिंदी भाषा में किया जाता है। भाषिक अनुवाद का, शाब्दिक अनुवाद का मतलब ये है कि अधिकतर हम देखेंगे कि जो पारिभाषिक शब्द हैं हिंदी में, वह मूलतः अंग्रेजी के शब्दों के करीब है, अंग्रेजी के शब्दों के अनुवाद हैं, शाब्दिक अनुवाद हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे ना तो कोई नई संकल्पना है या कोई नया खोज है या ज्ञान विज्ञान की कोई भी बात है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए ना तो हमारे यहाँ हम नया शब्द बना पा रहे हैं सही से, या तो दूसरी ये है कि हमारे यहाँ के शब्द में इस तरह के पहले से शब्द उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ की डिक्शनरी में, शब्दकोशों में। तब हम क्या करते हैं कि उसका अनुवाद कर देते हैं या पर्याय ढूंढते हैं कि उसके करीबी कोई पर्याय ढूंढें या शाब्दिक अनुवाद कर दें जो उस बात को कहने में सक्षम हो। जैसे कि श्वेत पत्र हो गया, लाल फीता शाही हो गई, वायु प्रदूषण, स्वर्ण जयंती, काला धन जो अंग्रेजी के ब्लैक मनी का पर्याय है। उसके बाद हम क्या करते हैं, शाब्दिक अनुवाद के बाद भी एक अगला वो है कि अंग्रेजी शब्दों को ही ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कोई ऐसा शब्द है अंग्रेजी का कि जिसका ना तो हम हिंदी में पर्याय ढूंढ पा रहे हैं, ना तो अनुवाद कर पा रहे हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं कि अंग्रेजी के शब्दों का ही हूबहू प्रयोग करते हैं, बस उसकी लिपि बदल देते हैं, देवनागरी लिपि में प्रयोग करते हैं। जैसे कि बैंक नोटिस हो गया, बोनस हो गया, स्टेशन हो गया, बल्ब हो गया, रेलवे हो गया, रेलगाड़ी, तकनीकी हो गया, अकादमी हो गया। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे तकनीकी शब्द हैं जो कि हम सीधा अंग्रेजी से ही ले लेते हैं। उसके हिंदी अनुवाद करने की कोशिश की गई, लेकिन वह इतनी दुरूह थी, इतनी कठिन थी कि उसका सामान्य जीवन में प्रयोग लोगों ने नहीं स्वीकारा। उसका विकास डॉक्टर रघुवीर ने बहुत सारे ऐसे शब्दों का निर्माण किया जो कि वर्तमान समय में अंग्रेजी का हूबहू प्रयोग करते हैं, लेकिन वो इतने कठिन थे कि उनका दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग संभव नहीं हो सके, आम जनजीवन उसे स्वीकृत नहीं की। इसलिए हम अंग्रेजी के शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। एक मिश्र पद्धति रही जो कि भारत सरकार के जो अपनी नीति है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की, वो ये मिश्र पद्धति को अपनाते हैं। मिश्र पद्धति का मतलब ये है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों का एक तरह से मिला जुला प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जिनके लिए ना तो बिल्कुल अंग्रेजी के शब्दों को स्वीकार करने से मूल अर्थ हम निकाल पा रहे हैं, ना तो हम यहाँ के शब्दों का ही निर्माण कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या है कि दोनों का मिश्रित रूप कर देते हैं, हिंदी और अंग्रेजी का। जैसे रजिस्ट्रीकृत हो गया, कार्बनीकरण हो गया, कोडीकरण हो गया, इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम मिश्रित रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदी में क्या है, बहुत सारे अभी भी ऐसे शब्द हैं, जैसे यहाँ के जो संप्रदाय रहे पारिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण करने वाले, उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि एक ही शब्द के लिए अभी भी बहुत सारे हिंदी के शब्द प्रयोग में आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक शब्द चलता है डायरेक्टर, जिसके लिए निदेशक, निर्देशक, संचालक, प्रबंधक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब ये संप्रदाय अंत में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में संप्रदायों का जिन्होंने पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भारत में कुछ संप्रदाय रहे। दरअसल लगभग 19वीं शताब्दी के अंत से, उत्तरार्ध से हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण की प्रक्रिया जोर पकड़ती है। वह इसलिए पकड़ती है कि जब हम अंग्रेज़ों के संपर्क में आए तब हमें नए ज्ञान विज्ञान से संपर्क हमारा हुआ, बहुत से तकनीकी शब्दों से संपर्क हुआ। तो जब नए ज्ञान विज्ञान से हमारा संपर्क हुआ तो हमारी भाषाओं में ऐसे शब्द नहीं थे जो वहाँ की ज्ञान विज्ञान की बातों को, वहाँ की अवधारणाओं को अपनी शब्दावली में कह सकें। ऐसे में बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने व्यक्तिगत रूप से भी पारिभाषिक शब्दों के निर्माण करने की कोशिश किया और कुछ सरकारी संस्थाओं ने भी उसके निर्माण की कोशिश की। मूल रूप से जो इसका विकास हुआ वो
आज़ादी के बाद हुआ। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने खुद बहुत सारे ऐसे जो है समितियां गठित की, आयोग गठित किया पारिभाषिक शब्दावली का, और उन्होंने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया। तो यहाँ जो संप्रदाय विकसित हुए उससे संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। पहला संप्रदाय जो रहा डॉक्टर रघुवीर का, राष्ट्रीयतावादी या पुनरुत्थानवादी रहा। जब ये बात तय हुई कि हम ऐसे कुछ संप्रदायों का विकास करते हैं जो पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण करेंगे, तो डॉक्टर रघुवीर ने क्या किया कि शुद्धतावादी या राष्ट्रीयतावादी या प्राचीनवादी या संस्कृतवादी जिसे हम कह सकते हैं, एक संप्रदाय अपना विकसित किया जो पारिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण का कार्य कर रही थी। इनका मूल बलाघात यह था कि हम पारिभाषिक शब्द जो बनाएंगे वह मूलतः संस्कृत के शब्दों का ही प्रयोग करके बनाएंगे। इन्होंने क्या किया कि संस्कृत के धातुओं में ही उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि का प्रयोग करके बहुत सारे पारिभाषिक शब्द बनाए। उसकी कमी यह थी कि बहुत सारे इन्होंने शब्द तो बनाए, लेकिन उसकी कमी यह थी कि शब्द इतने दुरूह थे या इतने कठिन थे कि जिनका सामान्य जनजीवन में प्रचार नहीं हो पाया और सामान्य जन ने स्वीकृति नहीं दी, स्वीकार नहीं किया। क्योंकि भाषा की सार्थकता मैंने बताया शुरुआत में ही कि किसी भी भाषा में नए शब्द जब बनते हैं तो उसकी सार्थकता तभी होती है। भाषा निर्माण तो पहली प्रक्रिया है, उसकी दूसरी प्रक्रिया यह है कि वह उस शाखा विशेष में या